गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे लोग, चीयर्स। तो कैसा प्योर रजिस्टर हो गया, प्योर इंडक्टर हो गया, आज प्योर कैपेसिटर। तो वही बस सेम कहानी, हम एक कैपेसिटर लेंगे जिसका कैपेसिटेंस C होगा और हम उसको एक AC सप्लाई देंगे। ऑफ कोर्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। रिकॉर्डिंग शुरू किया मैंने कि बस ऐसे ही? गुड मॉर्निंग। क्या किया? तो ऐसी बात है, इसका पोलैरिटी पल 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 पर रिवर्स होता रहेगा, है ना। जब ऐसे करंट जाएगा ये पॉजिटिव होगा, जब ऐसे करंट जाएगा ये पॉजिटिव होगा। जो भी फ्रीक्वेंसी है इसका ओमेगा, उतने फ्रीक्वेंसी में इसका पोलैरिटी भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में इसके पास चार्ज है Q। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में इसके पास चार्ज कितना है Q। सो लेट अस कंसीडर Q is the charge at any instant t। किसी भी इंस्टेंट में मान लीजिए इसके पास, कैपेसिटर के पास Q चार्ज है। तो एक चीज तो आप जानते हैं कि EC कितना होगा, EC यानी इसका EMF कितना होगा। फिर सिंपल है, इट विल बी Q बाई C। एम आई करेक्ट? है ना। E विल बी इक्वल टू Q बाई C। बोल सकता हो कि नहीं? अबे Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो E इज इक्वल टू Q बाई C ऐसा लिख सकता हूं मैं फॉर एनी कैपेसिटर। नाउ E के जगह मैं लिख दूंगा E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी, और Q के जगह मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, और दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको? करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, है ना। इस सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, तो वही करने जा रहे हैं हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इस साइड में लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस साइड में लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई सी। तो वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन है कि नहीं बच्चों? सो दिस विल बी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट, and this will be dq by dt is current. Am I correct? dq by dt is current, है ना। current is rate of flow of charge, I is equal to dq by dt। ओके, तो I is equal to क्या आ रहा है? I is equal to आ रहा है E नॉट ओमेगा C, E नॉट C ओमेगा cos ओमेगा t। और जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, हम I का एक्सप्रेशन है, इसलिए इस चीज को हम I नॉट मान सकते हैं। ये समझते हैं कि नहीं? कोई भी साइनोसॉइडल इक्वेशन में
इक्वेशन किसका है? आई का है। तो ये किसका पीक वैल्यू है? करंट का पीक वैल्यू है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग फॉर। ठीक है ना? नाउ वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा। सही बात है कि नहीं? अब देखिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, ऐसा लिख सकता हूं। अब वेरी गुड, कंपेयरिंग दिस विथ ओम्स लॉ, है ना? अगर मैंने इसे ओम्स लॉ से कंपेयर किया तो दिस पार्ट will be having the unit that of resistance, है ना? ओम्स लॉ क्या बोलता है? I is equal to V by R, I is equal to V by R, यही बोलता है ना ओम्स लॉ। तो I इधर है, V इधर है, तो ये पूरा R है। बट अगेन वी कैन नॉट कॉल इट रेजिस्टेंस, हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। बट दिस इज द अपोजिशन, दिस इज द अपोजिशन, दिस विल बी हैविंग यूनिट ओम, समझे ना? तो मैं बोलूंगा ऐसा कि 1 बाई सी ओमेगा, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है 1 बाई सी ओमेगा इज द अपोजिशन टू द opposition in the circuit। समझ गए? is the opposition in the circuit। समझा कि नहीं समझा? is the opposition in the circuit known as, कल जो आया था आपको याद होगा, कल क्या आया था? ओमेगा एल आया था अपोजिशन इंडक्टर सर्किट में। अब अच्छे लोग, इंडक्टर सर्किट में अपोजिशन क्या आया था? एल ओमेगा, और उसको क्या नाम दिया था? एक्स एल। और क्या बोलते थे उसको हम? क्या बोलते थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ गए ना? इसको क्या नाम होगा? इसका नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XC इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं बोलने वाला हूं कि अपोजिशन इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट, यहां देखिए, अपोजिशन इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, है ना? और यहां पर देखिए, अपोजिशन बाय द कैपेसिटर, अपोजिशन बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली नहीं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से रेजिस्टेंस सर्किट में करंट को अपोज करता है, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर भी सर्किट में करंट को अपोज करेगा, लेकिन अलग तरीके से। इसलिए हम कैपेसिटेंस का अपोजिशन और इंडक्टेंस का अपोजिशन को रेजिस्टेंस नहीं कहते, रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस के अपोजिशन को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इंडक्टर का अपोजिशन को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। समझा? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उतना कम ये अपोज करेगा। समझे? क्योंकि ये अपोज करता कैसे है? चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करके, है ना? जो चार्जेस यहां से फ्लो हो रहे हैं उनको अपने अंदर स्टोर करके, उनको अपने अंदर स्टोर करके करंट को अपोज करते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो ये प्लस और इमीडिएटली फिर ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है
अपोजिशन कम हो रहा है। जितना ज्यादा इसका प्लस माइनस का फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम अपोजिशन होगा। समझे? नहीं अगर समझ में आए तो इस तरह सोचिए, जितना देर तक ये प्लेट पॉजिटिव रहेगा, जितना देर तक ये प्लेट पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा अपोजिशन होगा। समझे? बात को समझे? तो बच्चा लोग आपको ये समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये। क्या? कि XL जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, जबकि XC जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। एंड R जो होता है, R रेजिस्टेंस, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। इज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूमेरिकल करने में काम आएगा ये चीज। इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओमेगा, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मैंने एक तीर छोड़ा है। समझे? रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता एसी है कि डीसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूजुअल काम करेगा, जैसा एसी में काम करता है वैसा डीसी में काम करेगा। लेकिन कैपेसिटर, याद कीजिए अगर एक कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है तो क्या होता है? इमीडिएटली द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। समझ रहे ना? Immediately the capacitor gets fully charged and it blocks the circuit. As soon as the capacitor gets fully charged, no more current flows through the circuit. So it acts as DC blocker. Capacitor acts as DC blocker, but it cannot block AC. It cannot block AC, क्योंकि AC में इसका पोलैरिटी का ठिकाना ही नहीं है, कभी A प्लस कभी A माइनस। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये माइनस ये प्लस, बेचारा अपोज कर ही रहा था कि पोलैरिटी चेंज हो गया, अपोज कर ही रहा था कि पोलैरिटी बदल गया। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम अपोजिशन होगा कैपेसिटर के द्वारा। और इंडक्टर में खेल ऐसा था कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जिसका मतलब होता है बहुत तेजी से करंट बदल रहा है, di/dt, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा ईबैक प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा ईबैक प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा अपोजिशन होगा। सो XL is directly proportional to omega, whereas XC is inversely proportional to omega. And please remember, resistance is not dependent on omega. समझ गया? आओ इधर हम अब देखते हैं फेज के बारे में। व्हाट अबाउट फेज डिफरेंस? तो बच्चे लोग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। सर सेम फेज, पगला मत बनिएगा, सेम फेज नहीं है। हम फेज को कंपेयर तभी करते हैं जब दोनों साइन हो, या दोनों कॉस हो, या दोनों माइनस साइन हो, या दोनों माइनस कॉस हो, सेम होना चाहिए। समझे? तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कॉस की जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखा? E का साइन हो गया, I का भी साइन हो गया। अब तुम फेज कंपेयर कर सकते हो, अब तुम फेज कंपेयर कर सकते हो। समझे? सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस buddies? Hey buddies, what is the phase difference? π/2? No. फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है E का फेज माइनस I का फेज। E का फेज है ओमेगा टी। बेटा साइन कॉस के बाद जो भी लिखा है वो उसको फेज बोलते हैं। तो ये फेज है, ये पूरा फेज है।
तो ई का फेज ओमेगा टी है और आई का फेज देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है ब्रैकेट में। ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस पाई बाय 2 आएगा। समझ रहे हैं ना, माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो बताइए कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? ध्यान से देखिए, आई के फेज में पाई बाय 2 ऐड किया हमने, तब जाकर ई का फेज आया। इसका मतलब आई आगे है, मतलब आई का मैक्सिमम ई के मैक्सिमम से पहले आएगा। समझे? तो यहां बोल सकते हैं कि ई लैग्स आई बाय पाई बाय 2 रेडियन, या फिर आई लीड्स ई बाय पाई बाय 2 रेडियन। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, फेज डिफरेंस बहुत काम का चीज है। तो चलो आप साइनोसॉइडल ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चे लोग दिस इज, यहां पर हम टाइम एक्सिस लेंगे और देखो ई तो वैसे ही है यार, ऐसा ही ई है। दिस इज ई, दैट इज दिस इज ई नॉट एंड दिस इज माइनस ई नॉट। ओके ओके, एक बार ब्लू बना ही लेते हैं, कसम खाए थे ब्लू यूज नहीं करेंगे। आई का देखिए, आई का है कॉस ओमेगा टी, याद है आपको कल इंडक्टर में क्या आया था? माइनस कॉस ओमेगा टी। आज कैपेसिटर में क्या आया है? कॉस ओमेगा टी। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ऐसा। समझ गए ना? अभी लिखा, अभी मिटने के लिए मना कर रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब दिस इज विल बी आई नॉट एंड दिस विल बी माइनस आई नॉट। हो गया साइनोसॉइडल ग्राफ। यहां भी दिख रहा है एक साइन एक कॉस है, मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। बट कितना फेज डिफरेंस है ये जानना काफी नहीं है, कितना फेज डिफरेंस है ये जानना काफी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि कौन लीड कर रहा, कौन लैग कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सुनिएगा, जब भी सर्किट इंडक्टिव होता है, जब भी सर्किट इंडक्टिव होता है, ईएमएफ लीड करता है करंट को, ईएमएफ करंट को लीड करता है। जब भी सर्किट कैपेसिटिव होता है, जब भी सर्किट कैपेसिटिव होता है, करंट लीड करता है ईएमएफ को। और जब भी सर्किट रेजिस्टिव होता है, कोई किसी को लीड नहीं करता। दे आर इन फेज, ईएमएफ एंड आई आर इन फेज। समझ गए? समझ तो गए होंगे, काफी सिंपल है और अपना समझाना भी वैसे ही है। तो इसको लिखिए अच्छे से। अभी हम लोग क्या करेंगे? पावर निकालेंगे। आता माझी सटकली नहीं, आता हम लोग पावर करेंगे। पावर पहले निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर और फिर निकालेंगे एवरेज पावर। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, उसको समझने के लिए ये तीनों टॉपिक को दिल से समझना बहुत जरूरी है, वरना बस ठन ठन गोपाल हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस पावर। अरे रे रे रे, एक चीज छूट गया ना, एक चीज छूट गया ना, फेजर डायग्राम। क्या छूट गया? फेजर डायग्राम। तो बच्चा कौन लीड कर रहा था? करंट लीड कर रहा था। तो इधर और इधर, इधर क्या लिखना था? आई। फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इस पर आई लिखने का। और आई लीड कर रहा है, इसलिए ई पीछे रहेगा।
समझे? सो दिस इज -π/2। समझ रहे ना फेजर डायग्राम? इधर E इधर I, दिस इज द फेज डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। समझ में आ गया? सिंपल सा था। नाउ इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो बेटा वोल्टेज ये है, करंट ये है, जस्ट मल्टीप्लाई ना भाई, पावर इंस्टैन्टेनियस इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ओके, तो इंस्टैन्टेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इज E naught sin omega t, and instantaneous expression of current is I naught cos omega t। बस इसको सजा के लिख दो, आ गया आंसर। लिखो सजा के लिखो, E naught I naught sin omega t cos omega t, और इसमें लगा दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी E naught I naught by 2 sin 2 omega t। ये एक्सप्रेशन इंडक्टर का भी था, बस एक माइनस साइन लगा था। यही एक्सप्रेशन इंडक्टर का भी था, बस एक माइनस साइन लगा हुआ था। एंड द लास्ट टॉपिक इज एवरेज पावर, जिसको हम ऐसा डिनोट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है एवरेज पावर का? इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस पावर ओवर अ साइकिल। समझे? इंटीग्रेशन ऑफ all the values of a cycle over a cycle, integration of all the values, है ना, integration of all the values of power over a cycle upon number of observations। एक बंदा क्या पूछता है कि सर जब आप एवरेज ईएमएफ निकाल रहे थे, जब आप एवरेज ईएमएफ निकाल रहे थे, उस समय आपने जीरो आने के डर से आपने आधे साइकिल में ही एवरेज निकाला था, है ना? जीरो आने के डर से आपने आधे साइकिल का ही एवरेज निकाला था। तो आप यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम अगर यहां पर आधे इसका साइकिल का एवरेज पावर निकालेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर 0 नहीं आएगा। बट बात को समझिए, यहां पर बात कुछ ऐसा है कि जितने देर में ईएमएफ एक साइकिल पूरा करता है, उतने देर में पावर 2 साइकिल पूरा कर लेता है। उतने देर में पावर 2 साइकिल पूरा कर लेता है। समझे? जितने देर में ईएमएफ एक साइकिल पूरा करता है, उतने देर में पावर 2 साइकिल पूरा कर लेता है। तो अगर हम आधा साइकिल में भी पावर निकालते हैं तो भी आंसर 0 आएगा, ठीक है? फिर आप बोलोगे सर एक काम करना, फिर T/4 और T/4 कर देना, तब तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। देखिए, इस तरह नहीं सोच सकते आप, इस तरह नहीं सोच सकते। हमें ये बताना है, हम यही बताना चाहते हैं कि हम जब प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर यूज करते हैं तो हमारा एवरेज पावर एक साइकिल में 0 आता है। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी एनर्जी यूज नहीं करते एक साइकिल में। समझ रहे ना? ये हमको बताना जरूरी है। हमको ये नहीं बताना है कि 1/4 में कितना करते, हमको ये नहीं बताना था कि 1/4 में कितना करते या हाफ साइकिल में कितना करते, हमको ये नहीं बताना था। हमको तो बताना था कि पूरे साइकिल में कितना करते। एवरेज पावर का मतलब ही होता है पूरे साइकिल में, और एवरेज ईएमएफ का मतलब ही होता है आधे साइकिल में, जो जैसा डिफाइन हुआ है, जो जैसा डिफाइन हुआ है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस पावर? हियर इट इज E naught I naught by 2 sin 2 omega t, 0 to t upon t, आंसर इज 0। तो बच्चे लोग प्लीज डू रिमेंबर,
please do remember, in case of capacitance, please do remember, in case of pure capacitor and pure inductor, average power is 0. समझे, याद रखिएगा. In case of pure resistor, average power is not 0. It is ERMS, IRMS. आई बात समझ में? ठीक है, ओके. तो यही था, इतना ही था. अभी हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा आपको एक टेबल बना के बता देंगे कि हम क्या क्या सीखे. ये तीनों काफी जरूरी है. ओके, हाँ, वी हैव इनफ टाइम. कैपेसिटर का, रेजिस्टर का और इंडक्टर का, इन तीनों केस में हम क्या क्या सीखे वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आपको हमेशा हमेशा याद रहे. अबे मयंक, पागल हो गया क्या तू? हाँ मयंक, ए मयंक, सठिया उठिया गया क्या? एक ही बात को तुम कितना बार बोला रे? प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, कितना बार बोला? पागल उगल हो गया क्या? रात को 1:30 बजे 2 बजे पढ़ना नहीं सोचता, ये सब करता है. अच्छी बात है. बिना कोरोना हुए तुमको कोरोना हो गया, डायरेक्ट दिमाग को लग गया. देखो इधर, ये है रेजिस्टेंस के लिए, ये है इंडक्टेंस के लिए प्योर, हाँ, और ये है कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस प्योर. अब हम इसको देंगे ईएमएफ, तीनों को क्या देंगे? ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. तो पहले हम देखेंगे करंट का एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम देखेंगे फेज डिफरेंस कितना है, फिर हम देखेंगे फेजर डायग्राम कैसा है, फिर हम सुनेंगे कौन लीड या लैग करता है, और फिर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस टॉर्क एक्सप्रेशन क्या है, और आखिरी में देखेंगे एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या है. तो काफी मजेदार है. रेजिस्टेंस में आ रहा था सेम आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टेंस में आ रहा था माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसको हमने ऐसा लिखा था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा. और कैपेसिटेंस में आया था आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसको हमने लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के केस में 0 आया था, इंडक्टेंस के केस में पाई बाई 2 आया था, और कैपेसिटेंस के केस में माइनस पाई बाई 2 आया था. फेजर डायग्राम इसमें जिधर I था उधर ही E था, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है. इसमें जिधर I था उसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज E था, क्योंकि E लीड कर रहा है. और इसमें जिधर I है
उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई है, क्योंकि इसमें आई लीड कर रहा है। तो इसमें कौन लीड कर रहा है? कोई नहीं, इसमें ई लीड्स आई या आई लैग्स ई। इसमें आई लीड्स ई या फिर ई लैग्स आई। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन का इसमें था पी आई इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा। या फिर इसको हमने ऐसा भी लिखा था ई आर एम एस सॉरी ई नॉट आई नॉट बाई टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। इसमें है पी आई इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन 2 ओमेगा टी विथ अ माइनस साइन, और इसमें है ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। देखो साइन 2 ओमेगा टी तीनों में है, लेकिन इसका एवरेज 0 हो गया था, इसका एवरेज भी 0 हो गया था, इसका एवरेज 0 नहीं हुआ क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ओमेगा टी नहीं है, यहां पर ये 1 भी है। ये 1 होने के कारण इसका आंसर 0 नहीं हो पाया। तो कितना आया था इसका आंसर? पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस या फिर ई नॉट आई नॉट बाई 2। आई बात समझ में? तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको? कल हम लोग पढ़ेंगे तब क्या होगा जब हम एसी सप्लाई कर देंगे, एसी वोल्टेज सप्लाई कर देंगे ऐसा सर्किट को जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो सीरीज में। मतलब एसी वोल्टेज सप्लाई टू एलसीआर सीरीज सर्किट। और इस चीज को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम आपको अभी से ही आगाह कर दे रहे हैं कि हमारे पास पहले फेज डिफरेंस था, उसके बाद हमने फेजर डायग्राम बनाया, है ना। हमारे पास पहले से ही करंट का इक्वेशन है, उसके बाद हमने फेजर डायग्राम बनाया। लेकिन कल के डायग्राम में, कल हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो कल पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास पहले से करंट एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। हम फेजर डायग्राम पहले ही बना लेंगे, फेजर डायग्राम पहले ही बना लेंगे, उसके बाद करंट के एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो काफी डिफिकल्ट होगा उसको समझना, इसलिए मैंने जितना आपको टेबल बना कर दिया उसको अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए हल्के फुल्के खाइए और भारी होते जाइए, ठीक है। चीयर्स।